वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले विंडोइंग टेक्निक्स के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बेसिकली हम लोग करना क्या चाहते हैं, जो इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस है उसको हम लोग फाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है इम्पल्स रिस्पांस। यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, इम्पल्सेस दिखाई दे रहा है। तो ये हमने कंसिडर कर लिया है, ये है इम्पल्स रिस्पांस। यहाँ पर ये जो इम्पल्स रिस्पांस है, इसके जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में। तो यहाँ पर ये जो इम्पल्स रिस्पांस है, ये इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस है। बेसिकली हमें चाहिए क्या होता है, हमारे सिस्टम को चलाने के लिए फाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस चाहिए होता है। तो यहाँ पर ये जो इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस होता है, इसे हमें कुछ इस तरीके से फाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस में कन्वर्ट करना होता है। फाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस में जो इम्पल्स रिस्पांस होता है, उसका जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होता है वो 0 से ज़्यादा होता है, इन्फिनिटी से कम होता है। मतलब जो फाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस होता है वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर ये जो इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस है, ये -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। मगर यहाँ पर ये जो फाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस होता है वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी जो वैल्यू होती है वो फाइनाइट होती है। तो यहाँ पर हमें बेसिकली करना क्या है, जो इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस है इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसे हमें फाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस में कन्वर्ट करना है। तो इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस को फाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक प्रोसेस यूज़ करते हैं, एक टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं विंडोइंग टेक्निक। तो किस तरीके से अगर हम लोग देखें, विंडोइंग टेक्निक में हम लोग किस तरीके से इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस को फाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस में कन्वर्ट करेंगे, उसको समझने के लिए यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस, ये जो इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस है, इसको हम लोग ये जो इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस है, इसको हमने नाम दिया HN। अभी जो इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस है, इसको हम लोग ये वाले इम्पल्स रिस्पांस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला जो इम्पल्स रिस्पांस है वो क्या है, वो है WRN। तो यहाँ पर ये वाला इम्पल्स रिस्पांस और ये वाला इम्पल्स रिस्पांस, दोनों को आप अगर मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर आप देखो, दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्टेंट आपको जो इम्पल्स मिलेगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये वाला इम्पल्स एग्जिस्ट कर रहा है, ओरिजिन पर ये वाला इम्पल्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको मिलेगा रिजल्टेंट इम्पल्स। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला इम्पल्स एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पर ये वाला इम्पल्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो रिजल्टेंट इम्पल्स। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला इम्पल्स एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर ये वाला इम्पल्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो रिजल्टेंट इम्पल्स। सिमिलरली ओरिजिन के राइट हैंड साइड में भी ऐसा ही होगा। मगर आप यहाँ पर ये वाले इम्पल्स को देखो, यहाँ पर ये इम्पल्स एग्जिस्ट कर रहा है, मगर एट द सेम टाइम यहाँ पर कोई इम्पल्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो जो रिजल्टेंट इम्पल्स होगा वो क्या होगा, वो होगा 0। सिमिलरली आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला इम्पल्स एग्जिस्ट कर रहा है, मगर यहाँ पर कोई भी इम्पल्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो जो रिजल्टेंट इम्पल्स होगा वो क्या होगा, वो होगा 0। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बेसिकली यहाँ पर ये जो इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस है उसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, WRN के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और हमें यहाँ पर ये रिजल्टेंट इम्पल्स मिल गया। और यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो रिजल्टेंट इम्पल्स है वो क्या है, वो है फाइनाइट इम्पल्स, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया था। तो बेसिकली हम लोग यही करते हैं विंडोइंग टेक्निक में, कोई भी जो इम्पल्स रिस्पांस होगा उसको हम लोग WRN के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके वजह से जो रिजल्टेंट इम्पल्स रिस्पांस हमें जो मिलेगा वो होगा फाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस। और इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं विंडोइंग टेक्निक। तो यहाँ पर ये विंडोइंग टेक्निक अलग अलग टाइप की होती है। उससे पहले विंडोइंग टेक्निक के टाइप डिस्कस करने से पहले अगर हम लोग देखें, अगर रिजल्टेंट इम्पल्स रिस्पांस अगर आपको T<0 T>0 दोनों के लिए मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो विंडोइंग करी जा रही हो कौन सी है, वो है एंटी कॉशल विंडो। इम्पल्स रिस्पांस अगर T<0 T>0 के लिए मिल रहा है, तो इसका मतलब जो विंडो है वो कौन सी विंडो है, एंटी कॉशल विंडो है। सिमिलरली अगर आपको रिजल्टेंट इम्पल्स, यहाँ पर ये रिजल्टेंट इम्पल्स रिस्पांस के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर सिंपली बोल सकते हैं रिजल्टेंट इम्पल्स, अगर आपको T<0 T>0 के लिए मिल रहा है, T<0 और T>0 दोनों के लिए आपको मिल रहा है रिजल्टेंट इम्पल्स, उसका मतलब जो विंडो है वो कौन सी विंडो है, एंटी कॉशल विंडो है। सिमिलरली अगर आपको रिजल्टेंट इम्पल्स सिर्फ और सिर्फ T>0 के लिए मिल रहा है, इसका मतलब जो इसका मतलब जो विंडो है, विंडो यूज़ की गई है कौन सी विंडो है, कॉशल विंडो। तो ये दोनों बात इंपॉर्टेंट है। अगर इम्पल्स रिजल्टेंट इम्पल्स या फिर बोल सकते हैं फाइनाइट इम्पल्स T<0 T>0 दोनों के लिए मिल रहा है, इसका मतलब कौन सी विंडो यूज़ की गई है, एंटी कॉशल विंडो। सिमिलरली अगर रिजल्टेंट इम्पल्स T>0 के लिए मिल रहा है, तो इसका मतलब कौन सी विंडो यूज़ की गई है, कॉशल विंडो यूज़ की गई है। तो यहाँ पर आप देखो, जो विंडोइंग होती है उसकी टेक्निक होती है, विंडोइंग की अलग अलग टेक्निक होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडोइंग टेक्निक। पहली जो विंडो होती है वो होती है रेक्टेंगुलर विंडोइंग टेक्निक। दूसरी जो विंडो होती है वो होती है बाटले विंडो, जिसको हम लोग ट्रायंगुलर विंडो भी बोलते हैं। तीसरी जो विंडो होती है वो होती है ब्लैकमैन विंडो। चौथी जो विंडो होती है वो होती है हैमिंग विंडो। और पांचवी वाली जो विंडो होती है ये होती है हैनिंग विंडो। तो मुंबई यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिर्फ और सिर्फ हमें रेक्टेंगुलर विंडोइंग टेक्निक के बारे में बात करना है।
मगर हम लोग थोड़ा बहुत बात कर लेंगे बाकी की सब विंडोइंग टेक्निक के बारे में भी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगुलर विंडो के साथ। तो जो रेक्टेंगुलर विंडो होता है उसके लिए मैं आपको एक्सप्रेशन बता देता हूँ। इसको हम लोग रेक्टेंगुलर विंडो क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देखो जो रेक्टेंगुलर विंडो होगी वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। रेक्टेंगुलर विंडो का आप एक्सप्रेशन कंसिडर कर लो पहला, तो आपको मिल जाएगा WRN। यहाँ पर आप देखो ये जो हम लोग जो WRN से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो WRN जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं विंडो। ये जो WRN हम लोग जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, HN के साथ हमने WRN को मल्टीप्लाई किया, HN के साथ हमने WRN को मल्टीप्लाई किया, तो ये जो WRN होता है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं विंडो। तो यहाँ पर पहली जो विंडो है कौन सी विंडो है, रेक्टेंगुलर विंडो। तो जो रेक्टेंगुलर विंडो है उसके लिए जो एक्सप्रेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, WRN इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस जी ओमेगा m-1/2 साइन ओमेगा कैपिटल लेटर M ओवर 2 और डिनोमिनेटर में साइन ओमेगा अपॉन 2। तो ये एक्सप्रेशन होता है किसके लिए, रेक्टेंगुलर विंडो के लिए। एक्सप्रेशन फॉर WRN इन रेक्टेंगुलर विंडो, WRN या फिर सिंपली आप बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर विंडो के लिए ये एक्सप्रेशन होता है। और यहाँ पर ये जो WRN हमने जो कंसिडर किया है, WRN का जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होता है वो कहाँ से कहाँ तक के होता है, 1 फॉर दी लिमिट n की लिमिट 0, 1, 2 अप टू m-1। अदरवाइज ये जो WRN है उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी 0। तो यहाँ पर ये बेसिक एक्सप्रेशन होता है रेक्टेंगुलर विंडो का, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया है WRN की लिमिट। तो अब ये WRN की लिमिट अगर आप देखो तो जो WRN की जो लिमिट है वो है 0 से m-1। यहाँ पर ये 0 से m-1, तो ये लिमिट के बीच में WRN की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर हमने 1 कंसिडर कर लिया, और यहाँ पर हमें बेसिकली क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहा है रेक्टेंगल, जिसके वजह से जो विंडो होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रेक्टेंगुलर विंडो। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो रेक्टेंगुलर जो विंडो है वो आपको किसके लिए मिल रही है, t greater than 0 के लिए मिल रही है, जिसके वजह से जो रेक्टेंगुलर जो विंडो है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कॉशल विंडो। यहाँ पर आप देखो ये जो WRN है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, WRN ये हमें रिलेशन क्या इंडिकेट कर रहा है, रिलेशन हमें इंडिकेट कर रहा है जो रेक्टेंगुलर विंडो है उसकी एग्जिस्टिंग लिमिट। सिमिलरली दूसरे विंडो के बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरी वाली जो विंडो है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं बार्टले विंडो। तो जो बार्टले विंडो होती है उसको हम लोग ट्रायंगुलर विंडो भी बोलते हैं। बार्टले विंडो इज़ ऑल्सो नोन फॉर दी ट्रायंगुलर विंडो, क्योंकि जो बार्टले विंडो है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी, ट्रायंगुलर शेप में दिखाई देंगी, जिसके वजह से इसको हम लोग ट्रायंगुलर विंडो बोलते हैं। और एट द सेम टाइम जो बार्टले विंडो होती है वो t greater than 0 के लिए एग्जिस्ट करती है, जिसके वजह से इसको हम लोग कॉशल विंडो भी बोलते हैं। बार्टले विंडो इज़ ऑल्सो नोन फॉर दी कॉशल विंडो। जो एक्सप्रेशन होता है बार्टले विंडो के लिए वो ये होता है, WTN इक्वल टू 1 - 2 mod ऑफ m-1 अपॉन 2 और डिनोमिनेटर में m-1, और जो n की जो लिमिट होगी वो 0 से m-1 तक की होगी। n की जो लिमिट आपको जो मिल रही हो कहाँ से कहाँ तक की होगी, 0 से m-1 तक की होगी, अदरवाइज़ क्या होगी, 0 होगी। ये WTN की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी 0 अदरवाइज़। मतलब ये जो बार्टले विंडो हमने जो कंसिडर किया है, ये बार्टले विंडो की जो वैल्यू होगी वो कुछ इतनी नहीं होगी फॉर दिस एग्जिस्टिंग लिमिट ऑफ n, अदरवाइज ये जो बार्टले विंडो है इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी 0। सिमिलरली तीसरी विंडो के बारे में बात कर लेते हैं, ब्लैकमैन विंडो के बारे में। तो जो ब्लैकमैन विंडो होता है उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, WBN इज इक्वल टू 0.42। यहाँ पर ये माइनस प्लस, यहाँ पर ये जो प्लस माइनस की साइन है वो इंडिकेट कर रही है कॉशल और एंटी कॉशल सीक्वेंस। प्लस माइनस की जो साइन है वो आपको इंडिकेट कर रही है कॉशल और एंटी कॉशल सीक्वेंस। फिर उसके बाद 0.5 cos 2 pi n डिनोमिनेटर में m-1 प्लस 0.08 cos 4 pi n अपॉन m-1। ये सारे के सारे हमने जो एक्सप्रेशंस जो कंसिडर करे इसको हम लोग बेसिकली ड्राइव करते हैं, मगर ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये एक्सप्रेशन को ड्राइव नहीं किया गया है, कट टू कट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखो ब्लैकमैन विंडो में, जो ब्लैकमैन विंडो होती है यहाँ पर आपको हर एक जो विंडो है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करना है। जैसे कि हमने डिस्कस किया रेक्टेंगुलर विंडो के बारे में, उसके एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, और जो मेन जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है। और सारे के सारे जो एक्सप्रेशन है हर एक विंडो के लिए वो सिमिलर ही है, सिर्फ थोड़ा बहुत चेंजेस है, आप केयरफुली नोटिस करो। तो जैसे कि रेक्टेंगुलर विंडो के लिए आपको ये एक्सप्रेशन लिखना है, रेक्टेंगुलर विंडो की एग्जिस्टिंग लिमिट लिखना है आपको, फिर उसके बाद रेक्टेंगुलर विंडो कॉशल विंडो होती है, ऐसा आपको लिखते जाना है। सिमिलरली बार्टले विंडो के बारे में आपको लिखना होगा, बार्टले विंडो को हम लोग ट्रायंगुलर विंडो बोलते हैं। बार्टले विंडो के एग्जिस्टेंस का ड्यूरेशन आपको बताना होगा, फिर उसके बाद ये बार्टले विंडो कॉशल विंडो होती है, ये सब आपको पूरा मेन पॉइंट लिखना होगा। सिमिलरली जो ब्लैकमैन विंडो होती है, उसके लिए ये वाला रिलेशन होता है हमारे पास, ये वाला एक्सप्रेशन होता है ब्लैकमैन विंडो का। जो ब्लैकमैन विंडो होती है वो बेल शिफ्ट में होती है। ब्लैकमैन विंडो हैज़ बेल शिफ्ट इम्पल्स रिस्पॉन्स, मतलब जो ब्लैकमैन विंडो होती है
उसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है वो बेल शेप के फॉर्म में होता है। बेल मतलब डिंग डोंग बेल, पुसी इन द वेल वाली बेल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ब्लैक मैन विंडो हैज़ साइड लोब्स विच आर वेरी स्मॉल एंड मेन लोब विच इज़ वेरी लार्ज। जो ब्लैक मैन विंडो होती है उसमें साइड लोब भी होती है और मेन लोब भी होती है। तो जो साइड लोब होती है वो बहुत छोटी होती है, बाकी जो मेन लोब होती है वो बहुत लार्ज होती है। फॉर एग्जांपल साइड लोब मेन लोब का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है सिग्नल, यहाँ पर ये सिग्नल हमने कंसिडर किया है। तो यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो एनर्जी जो कंसनट्रेटेड है वो हाई अमाउंट में, ये वाले रीजन में, जो कि आपको ये लाइन इंडिकेट कर रही है। तो इतने रीजन में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी कंसनट्रेटेड है, तो इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मेन लोब। और यहाँ पर ये आजू बाजू में आपको जो लोब जो दिखाई दे रही है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं साइड लोब। तो जो ब्लैक मैन विंडो होती है उसमें जो साइड लोब होती है वो बहुत छोटी होती है, मतलब ये जो साइड लोब होती है वो ना के बराबर में होती है और सिर्फ मेन लोब ही हमें दिखाई देती है। सिमिलरली बात कर लेते हैं हैमिंग विंडो के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे हैनिंग विंडो के बारे में। तो सबसे पहला बात कर लेते हैं हैमिंग विंडो के बारे में। तो जो हैमिंग विंडो होती है उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है, WHN इज इक्वल टू 0.54 प्लस माइनस 0.46 cos 2πn और डिनोमिनेटर में m-1। हैमिंग विंडो के केस में भी जो साइड लोब होती है वो ज़्यादा होती है ब्लैक मैन विंडो के कंपैरिजन में। हैमिंग विंडो के केस में जो साइड लोब होगी वो ज़्यादा होगी ब्लैक मैन विंडो के कंपैरिजन में। ब्लैक मैन विंडो के केस में जो साइड लोब आपको जो मिल रही थी वो कम मिल रही थी, मगर हैमिंग विंडो के केस में जो साइड लोब आपको जो मिलेंगी वो नेग्लिजिबल नहीं मिलेंगी, उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा। तो ये कुछ डिफरेंस था दोनों के बीच में, नोट डाउन कर लेना आप। सिमिलरली लास्ट वाली जो विंडो है कौन सी विंडो है, हैनिंग विंडो। तो ये जो हैनिंग विंडो होती है इसके लिए हमारे पास जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो होता है WHN ऑफ n इज इक्वल टू 0.5 प्लस माइनस 0.5 cos 2πn और डिनोमिनेटर में m-1। यहाँ पर ये हैनिंग विंडो के केस में जो मेन लोब होती है वो नैरो होती है। मेन लोब इज़ नैरो विद सिग्निफिकेंट साइड लोब। यहाँ पर ये जो हैनिंग विंडो होती है इसमें जो मेन लोब होती है वो नैरो होती है, एकदम पतली होती है, और इसमें साइड लोब भी होते, और जो साइड लोब होते वो बहुत, मेन लोब इज़ नैरो विद सिग्निफिकेंट साइड लोब एंड साइड लोब रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, और जो साइड लोब होते वो बहुत कम होते, ना के बराबर में होते। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि ये स्टेटमेंट आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये जो हैनिंग विंडो होती है इसमें जो मेन लोब होता है वो तो नैरो होता है, मगर जो साइड लोब होता है वो भी थोड़ा थोड़ा एग्जिस्ट करता है, उसका भी थोड़ा थोड़ा सिग्निफिकेंस होता है, मगर जो मेन लोब होती है हैनिंग विंडो के केस में वो नैरो होती है। सिमिलरली अगर हम लोग प्रॉब्लम्स देखें जो कि रेक्टेंगुलर विंडो के साथ एसोसिएटेड होती है, तो पहली जो प्रॉब्लम होती है वो होती है गिब्स फिनोमिना। तो यहाँ पर ये जो गिब्स फिनोमिना है इसको हम लोग समझ सकते हैं पास बैंड स्टॉप बैंड से। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया पास बैंड और यहाँ पर हमने कंसिडर किया स्टॉप बैंड। यहाँ पर हमने कंसिडर किया, यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमें बेसिकली स्पाइक्स दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये पास बैंड और यहाँ पर ये स्टॉप बैंड। तो ये पास बैंड और स्टॉप बैंड में हमें स्पाइक्स दिखाई दे रही है। तो जो स्पाइक्स है इसको हम लोग बेसिकली रिंगिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। जो स्पाइक्स हमें जो दिखाई दे रही है इसको हम लोग बेसिकली रिंगिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्पाइक्स जो जनरेट होती है वो पास बैंड और स्टॉप बैंड में एब्रप्ट चेंज की वजह से जनरेट होती है। स्पाइक्स आर जनरेटिंग ड्यू टू द एब्रप्ट चेंज इन पास बैंड एंड स्टॉप बैंड। पास बैंड और स्टॉप बैंड में एब्रप्ट चेंज की वजह से ये स्पाइक्स जनरेट होती है, और ये स्पाइक्स की वजह से एक फिनोमिना आता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं गिब्स फिनोमिना। और ये जो गिब्स फिनोमिना होगा वो अक्सर आपको विंडोइंग प्रोसेस के बाद मिलेगा। दिस फिनोमिना गिब्स फिनोमिना, या फिर बोल सकते हैं जो स्पाइक्स है वो विंडोइंग के बाद आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देखो बेसिकली, और दूसरा अगर देखो गिब्स फिनोमिना के पीछे का रीज़न क्या होता है, इन रेक्टेंगुलर विंडोइंग टेक्निक साइड लोब्स आर लार्जर ड्यू टू दिस रीज़न ऑल्सो गिब्स फिनोमिना अकर। रेक्टेंगुलर विंडोइंग टेक्निक में होता क्या है, जो साइड लोब होता है रेक्टेंगुलर विंडोइंग टेक्निक के केस में जो साइड लोब होता है उसे हमें क्या करना होता है, साइड लोब को हमें बेसिकली सप्रेस करना होता है, और जो मेन लोब होता है उसको हम लोग थोड़ा उसे हमें वाइड करना होता है एक पर्टिकुलर लिमिट तक के। जो मेन लोब है वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक के ही वाइड होना चाहिए। मेन लोब शुड नॉट गेट वाइड फ्रॉम पर्टिकुलर लिमिट। जैसे कि मैंने आपको बोला जो मेन लोब होती है उसे हमें वाइड करना होता है एक पर्टिकुलर लिमिट तक के, और जो साइड लोब होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसे हमें सप्रेस करना होता है। तो ये दोनों के प्रॉब्लम के वजह से भी क्या जनरेट होता है, मतलब मेन लोब को वाइड करने के चक्कर में और साइड लोब को सप्रेस करने के चक्कर में हमने डिस्कस किया मेन लोब साइड लोब का मतलब क्या है। तो इसको जो प्रोसेस करने के चक्कर में होता है क्या, जो गिब्स फिनोमिना होता है वो जनरेट होता है। तो गिब्स फिनोमिना किसके वजह से जनरेट होता है, सबसे पहला पास बैंड और स्टॉप बैंड के एब्रप्ट चेंज की वजह से हमें गिब्स फिनोमिना देखने मिलता है, और गिब्स फिनोमिना आपको हमेशा विंडोइंग के बाद मिलेगा। और दूसरा
जो साइड लोब है उसको सप्रेस करने के चक्कर में और मेन लोब को वाइट करने के चक्कर में गिब्स फिनोमिना आपको दिखेगा। तो ये 2 रीज़न होते हैं बेसिकली गिब्स फिनोमिना के पीछे। यहाँ पर आप अब तक के हमने समझ गया कि जो विंडोइंग होती है वो टेक्निक होती है जिसके हेल्प से हम लोग इनफाइनाइट सीक्वेंस को किस में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब हम लोग इनफाइनाइट सीक्वेंस को फाइनाइट सीक्वेंस में कन्वर्ट करते तो बीच में बेसिकली क्या जनरेट होती है, बीच में बेसिकली जनरेट होती है एरर। तो यहाँ पर ये जो एरर है इसको समझने के लिए ये एरर किस तरीके से जनरेट होती है, ये इनफाइनाइट सीक्वेंस को सबसे पहले हम लोग फाइनाइट सीक्वेंस में कैसा कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर ये जो एरर आपको जो दिखाई दे रही है इसको समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं सैम्पलिंग के। हमने डिस्कस किया था सैम्पलिंग में हम लोग बेसिकली करते हैं क्या है, हमारे पास एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होता है और ये जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होता है उसको हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग इम्पल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम लोग ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें हमें जो रिजल्टेंट सिग्नल जो मिलेगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट सिग्नल हमें जो मिला है इसमें अभी हमें क्या कंसिडर करना होता है, इसमें अभी हमें कंसिडर करना होता है क्वांटाइजेशन। ये क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन में जो वैल्यू होती है उसको हम लोग बेसिकली राउंड ऑफ करते हैं, जो वैल्यू होती है उसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट कंसिडर करते हैं। क्वांटाइजेशन में जो वैल्यू होती है उसको हम लोग राउंड ऑफ करते हैं या फिर बोल सकते हैं जो वैल्यू होती है उसको हम लोग अप्रॉक्सीमेशन एज्यूम करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर ये जो क्वांटाइजेशन होता है इसकी भी टेक्निक होती है। क्वांटाइजेशन को हम लोग कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ राउंडिंग ऑफ और दूसरा विद दी हेल्प ऑफ ट्रंकेशन। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर सबसे पहला क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और क्वांटाइजेशन को करने का ये 2 प्रोसेस होता है, राउंडिंग ऑफ और दूसरा ट्रंकेशन। क्वांटाइजेशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसिडर किया हमें कुछ इस तरीके से सैम्पल्स मिले। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये इम्पल्स, ये वाला इम्पल्स, ये वाला इम्पल्स, ये वाला और ये वाला। मान लेते हैं ये वाला जो इम्पल्स है इसकी जो वैल्यू है वो है 0.3 और ये वाला जो इम्पल्स है इसकी जो वैल्यू है वो है 0.6। अभी हमें बेसिकली क्या करना होता है, हम लोग कंसिडर करते हैं अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन हम लोग जब कंसिडर करते हैं मतलब ये जो 0.3 है, मान लेते हैं इसको हम लोग ये जो अगर हमें 0.3 मिला तो उसकी हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कंसिडर कर लेंगे 0.5। सिमिलरली 0.6 मिला तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कंसिडर कर लेंगे 1। सिमिलरली 1.5, सिमिलरली 1.5, 2, फिर 2.5। यहाँ पर हम लोग बेसिकली कर रहे हैं क्या, हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कंसिडर करते हुए जा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको 4 मिला तो आप अप्रॉक्सीमेटली 5 कंसिडर कर सकते हो, 7 मिला तो आप अप्रॉक्सीमेटली 10 कंसिडर कर सकते हो, 13 मिला तो अप्रॉक्सीमेटली 15 कंसिडर कर सकते हो, 19 मिला या 18 मिला तो अप्रॉक्सीमेटली आप 20 कंसिडर कर सकते हो। तो सिमिलरली यहाँ पर जो वैल्यू इसकी हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कंसिडर करते हुए जा रहे हैं। 0.3 का हम लोग अप्रॉक्सीमेशन कंसिडर कर लेंगे 0.5, 0.6 का अप्रॉक्सीमेशन 1 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये 0.3 का अगर अप्रॉक्सीमेशन कंसिडर करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 0.5। तो जो इम्पल्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी 0.5। और सिमिलरली यहाँ पर ये 0.6 का जो अप्रॉक्सीमेशन होगा वो क्या रहेगा 1। तो इम्पल्स की जो वैल्यू हमें जो मिलेगी वो हमें क्या मिलेंगी 1। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, वैल्यू को राउंड ऑफ कर दिया, जो वैल्यू उसका हमने अप्रॉक्सीमेट कंसिडर कर लिया। इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन से पहला कोई भी दोनों में से एक इम्पल्स कंसिडर कर लो, ये वाला इम्पल्स। क्वांटाइजेशन से पहला ये वाला जो इम्पल्स है इसकी जो वैल्यू कितनी थी, 0.3 थी, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो 0.3 हमने यहाँ पर लिखा। क्वांटाइजेशन के बाद जो इम्पल्स की जो वैल्यू है वो है 0.5 जिसको हमने यहाँ पर लिखा। तो क्वांटाइजेशन से पहला इम्पल्स की वैल्यू है 0.3, क्वांटाइजेशन के बाद इम्पल्स की जो वैल्यू हमें जो मिल रही है वो हमें कितनी मिल रही है, 0.5 मिल रही है। तो यहाँ पर आप देखो हमें डिफरेंस कितने का मिल रहा है, 0.2 का मिल रहा है। और यहाँ पर ये जो डिफरेंस होता है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं क्वांटाइजेशन एरर या फिर बोल सकते हैं नॉइज़। दिस डिफरेंस, यहाँ पर ये जो डिफरेंस होता है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन एरर या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉइज़ बोल सकते हैं। किसी भी कोएफिशिएंट का क्वांटाइजेशन कंसिडर करें, क्वांटाइजेशन कंसिडर करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होता है, एक होता है ट्रंकेशन और दूसरा होता है राउंडिंग ऑफ, जिसके बारे में हमने बात किया है। तो क्वांटाइजेशन के बाद होता क्या है, जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है उसमें शिफ्टिंग हो सकती है। ड्यू टू शिफ्टिंग इन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पोल्स में लाई आउटसाइड द यूनिट सर्कल। जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है उसमें जो शिफ्टिंग हो रही है, जो पोल्स है वो यूनिट सर्कल के बाहर आ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन करना। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन। यहाँ पर ये जो पॉइंट है आप इसको नोट डाउन कर लो। एट अ पर्टिकुलर टाइम ड्यू टू क्वांटाइजेशन द कोएफिशिएंट ऑफ फिल्टर may change their value, and due to change in value if they violate the stability criteria then it will be the major cause of error। ये जो स्टेटमेंट है वो आपको क्या बोल रहा है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, क्वांटाइजेशन कंसिडर करते हैं वैल्यू को राउंड ऑफ करने के लिए। तो क्वांटाइजेशन की वजह से होता क्या है, जो फिल्टर की जो कोएफिशिएंट है उनकी जो वैल्यू है उसमें चेंज आता है। तो उनकी वैल्यू में चेंज आने की वजह से होगा क्या, अगर वो चेंज अगर एक पर्टिकुलर लिमिट के बियॉन्ड होता है तो होगा क्या, जो स्टेबिलिटी का जो क्राइटेरिया होगा वो वायलेट हो जाएगा, जिसके वजह से ये बहुत बड़ा कॉज होगा किसका, एरर का।
इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है फिल्टर का ट्रांसफ़र फंक्शन एच ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/1 प्लस 0.35 जेड टू द पावर -1 प्लस 0.225 जेड टू द पावर -2। यहाँ पर ये हमें पहला वाला कोएफिशिएंट दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये हमें दूसरा वाला कोएफिशिएंट दिखाई दे रहा है। तो जो पहला वाला जो कोएफिशिएंट है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, हमने क्वांटाइजेशन कंसिडर किया। क्वांटाइजेशन के बाद हमें जो वैल्यू जो मिलती है उसमें चेंज मिलता है 0.31, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर क्वांटाइजेशन के बाद क्वांटाइजेशन की वजह से फ़िल्टर का जो कोएफिशिएंट है उसकी जो वैल्यू उसमें चेंज होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो फ़िल्टर की जो वैल्यू है, फ़िल्टर की जो कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है 0.35, उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। क्वांटाइजेशन के बाद ये जो 0.35 है वो 35 नहीं रह जाएगा, मान लेते ये 0.31 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर ये जो कोएफिशिएंट है इसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया 0.225। क्वांटाइजेशन के बाद या फिर आप बोल सकते हो अप्रॉक्सीमेशन के बाद ये चेंज हो जाएगा, कोएफिशिएंट की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तो मान लेते हैं हमें क्या मिल गया, 0.212 मिल गया। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं क्वांटाइजेशन या फिर बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेशन की वजह से जो फ़िल्टर का जो कोएफिशिएंट है उसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो चेंज है वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक के होना चाहिए। अगर ये चेंज अगर एक पर्टिकुलर लिमिट के बियॉन्ड हो जाता है तो बेसिकली होगा क्या, आपका जो पोल होगा वो यूनिट सर्कल के बाहर आ जाएगा। यहाँ पर ये पोल यूनिट सर्कल में, तो जो पोल है वो यूनिट सर्कल के बाहर आ जाएगा। पोल यूनिट सर्कल के बाहर आ गया तो इसका मतलब जो स्टेबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। वंस पोल इज कम आउट ऑफ द यूनिट सर्कल देन द स्टेबिलिटी क्राइटेरिया विल गेट वायलेट एंड इफ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया इज वायलेटेड देन वी कैन नॉट डिज़ाइन द फिल्टर। तो आपको सिर्फ इतना नोट डाउन करना है, क्वांटाइजेशन की वजह से होता क्या है, जो फ़िल्टर का जो कोएफिशिएंट है उनकी जो वैल्यू होती है वो चेंज होती है। तो जो वैल्यू में जो चेंज है वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक के होना चाहिए। अगर वो एक पर्टिकुलर लिमिट के बियॉन्ड चले जाता है तो बेसिकली होगा क्या, जो पोल होगा यूनिट सर्कल के बाहर आ जाएगा, स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया वायलेटेड हो जाएगा, हैंस जो फिल्टर है आप उसको डिज़ाइन नहीं कर पाओगे। सिमिलरली बात कर लेते हैं कोएफिशिएंट क्वांटाइजेशन एरर के बारे में। तो यहाँ पर ये जो एरर है, दिस एरर विल चेंज द कोएफिशिएंट ऑफ फिल्टर ट्रांसफ़र फंक्शन। यहाँ पर ये जो जैसे कि हमने डिस्कस किया फिल्टर का जो ट्रांसफ़र फंक्शन के जो कोएफिशिएंट होते हैं उसमें चेंज आता है। वो चेंज किसके वजह से आता है, ये कोएफिशिएंट क्वांटाइजेशन एरर के वजह से। दिस एरर विल चेंज द कोएफिशिएंट ऑफ फिल्टर ट्रांसफ़र फंक्शन, या फिर बोल सकते हैं एरर विच इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन, दैट एरर इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट क्वांटाइजेशन एरर। एरर जो कि जनरेट होगी, एरर जो कि प्रोड्यूस्ड होगी कोएफिशिएंट में चेंज होने की वजह से ट्रांसफ़र फंक्शन के, तो वो जो एरर होती है उसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट क्वांटाइजेशन एरर।